नमस्कार बच्चों। आज अंग्रेजी सब्जेक्ट का ग्रामर विषय पर आधारित जो आज का टॉपिक हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आप लोग अंग्रेजी ग्रामर में पढ़े होंगे या जान लीजिए कि ये क्या चीज़ है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब का प्रयोग होगा उसका जो है हम लोग एग्रीमेंट करेंगे, पता लगाएंगे, जानेंगे। तो देखेंगे आप लोग ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट विशेष करके क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 या आगे भी सबके लिए ज़रूरी है। और इसमें विशेष ये जानना है कि सब्जेक्ट होता क्या है। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट मतलब कर्ता होता है। सब्जेक्ट मतलब कर्ता होता है और यह कर्ता किन रूप में होता है? एक नाउन के रूप में यानी संज्ञा के रूप में और एक प्रोनाउन के रूप में होता है। यानी नाउन वर्ड जितने भी होंगे और प्रोनाउन वर्ड जितने भी होंगे ये सभी कर्ता ही होंगे। मतलब नाउन में क्या क्या होगा? एनी नेम इज कॉल्ड नाउन, मान कोई भी नाम हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि व्यक्ति का नाम होगा राम, मोहन, सोहन, राम। तो ये राम, मोहन, सोहन जितना भी ये नाम हो गया, आदमी का नाम हो गया, व्यक्ति का नाम हो गया। और उसके बाद कोई भी नाम जैसे वस्तु का नाम होगा, नेम ऑफ थिंग्स होगा, नेम ऑफ प्लेस होगा और बहुत सारे। तो ये जो नाउन वर्ड हो गया वो कर्ता हो गया। उसके बाद ये नाम के बदले में जो प्रयोग करेंगे, जैसे राम के बदले में प्रयोग करेंगे तो जो शब्द प्रयोग करेंगे, जैसे मान लीजिए कि प्रोनाउन मतलब सर्वनाम, सब का नाम जो होगा। मान लीजिए कि यहाँ राम है, सीता है, सोहन है, तो ये बहुत सारे नाम है। इन नामों को हम लोग प्रयोग करेंगे प्रोनाउन के रूप में, जो वो शब्द है ही। या सीता के लिए प्रयोग करेंगे जैसे हम सी, सीता के लिए प्रयोग करेंगे सी का, सोहन के लिए फिर ही का प्रयोग करेंगे। तो ये जो राम और सीता ये सिंगुलर नंबर है, थर्ड पर्सन होता है ये नाम, थर्ड पर्सन, जिसमें आप लोग पर्सन भी इसमें समझ सकते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन नाउन में सब आएगा। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में बहुत सारे शब्द हैं। तो ये राम, सीता और सोहन ये थर्ड पर्सन में ये सब है। और ये थर्ड पर्सन जो होता है इन सब के साथ जो वर्ब प्रयोग करते हैं वह है वर्ब का जो मेन वर्ब होता है, उस मेन वर्ब का पांचवा रूप जिसको बोला जाता है। जैसे मान ले जाए कि वर्ब हम लेते हैं कि वर्ब गो लेते हैं, तो ये गो लेते हैं तो गो के साथ ये जो रूप चलेगा ही के साथ, वो गो का V5 लगेगा यानी गोज हो जाएगा। गोज का प्रयोग ही के साथ करेंगे और सी के साथ भी करेंगे और ही के साथ भी करेंगे। तो ही के साथ गोज का प्रयोग, सी के साथ गोज का प्रयोग, ही और ही के ये। तो इस प्रकार के बहुत सारे थर्ड पर्सन में और भी शब्द हैं। मान ले जाए कि ये सी हो गया, ही हो गया और इसके साथ राम भी प्रयोग करेंगे हम यदि, तो राम के साथ गोज प्रयोग करेंगे, सीता के साथ भी गोज प्रयोग करेंगे, सोहन के साथ भी गोज का प्रयोग करेंगे। तो सभी नामों के साथ ये जो सिंगुलर नंबर मतलब एक वचन होगा, सिंगुलर नंबर जो नाउन में होगा उसके साथ और प्रोनाउन में जो होगा उसके साथ गोज का प्रयोग करेंगे। तो अब इसमें बहुत से और भी है। जैसे मान ले जाए कि फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन में देखते हैं जो नाउन फर्स्ट पर्सन के रूप में, नाउन नहीं प्रोनाउन के रूप में जो रहेगा उसको देखिए। मान ले जाए कि प्रोनाउन शब्द है, नाउन शब्द है, इसमें मान ले जाए कि आई है और वी है, तो ये फर्स्ट पर्सन है। तो ये आई और वी के साथ V1 का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक क्रिया का रूप देखते हैं हम, V1, V2, V3, V4, V5। तो यहाँ V1 गो हो जाता है और V2 में वेंट और V3 में गॉन
V4 में गोइंग और V5 में गोज। तो यहाँ पर I और V जो इसके साथ प्रयोग होगा वो V1 का प्रयोग होता है, यानी I और V के साथ V1 का प्रयोग होता है। तो ये क्या है, गो, वेंट, गोन, गोइंग, गोज, ये सब है क्रिया का जो वर्ब जो है उसका मेन फॉर्म है। यानी 5 टो फॉर्म होता है, ये मुख्य क्रिया है। और वर्ब में सब्जेक्ट के साथ जो ये प्रयोग होगा ये फर्स्ट पर्सन के साथ V1 का प्रयोग होगा। अब आगे हम लोग जानेंगे कि बहुत सारे शब्द हैं वर्ब में जो पास्ट टेंस के रूप में होता है। तो पास्ट टेंस के रूप में यदि रहता है तो फर्स्ट पर्सन हो या सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो तो उसके साथ दिक्कत नहीं होगा। लेकिन दिक्कत है कि जो V1 का प्रयोग करेंगे और सब्जेक्ट के साथ बाद ही करेंगे वो ये I और V के साथ V1 का प्रयोग करेंगे। उसके बाद मान लीजिए कि सेकंड पर्सन में है, सेकंड पर्सन समझ रहे हैं, सेकंड पर्सन में मान लीजिए कि यू है तो यू के साथ क्या प्रयोग करेंगे, यहाँ भी V1 का प्रयोग करेंगे। यानी फर्स्ट पर्सन I और V जो फर्स्ट पर्सन है ये दोनों और ये सेकंड पर्सन भी V1 इसके साथ V1 का प्रयोग होगा। तो अब हम जानना चाहेंगे कि यदि V2 का प्रयोग करना है, मान लीजिए कि V2 लाना है, यानी गो का V2 वेंट होता है, तो वेंट हम लोग प्रयोग किन किन शब्दों के साथ करेंगे। तो वेंट प्रयोग करेंगे फर्स्ट पर्सन रहे चाहे सेकंड पर्सन रहे चाहे थर्ड पर्सन है, किसी भी पर्सन के साथ करेंगे। मान लीजिए I भी रहेगा तो भी I वेंट होगा, ही भी रहेगा तो ही वेंट होगा, वी भी रहेगा तो वी वेंट लिख सकते हैं, दे भी रहेगा तो इसके साथ वेंट होगा, यू भी रहेगा तो इसके साथ वेंट प्रयोग होगा। उसके बाद राम भी रहेगा तो भी वेंट प्रयोग होगा इसके साथ। यदि बहुत सारे प्लुरल शब्द मैंने 2 व्यक्ति भी रहेगा जैसे राम और सीता, राम एंड सीता, तो इसके बाद भी वेंट का प्रयोग होगा, यानी V2 का प्रयोग होगा। तो ये मेन वर्ब के साथ ऐसा है। उसके बाद हम लोग यदि जाते हैं, ये समझ गए होंगे कि V1 का प्रयोग कैसे करेंगे, V2 का प्रयोग कैसे करेंगे। उसके बाद V5 का प्रयोग कैसे करेंगे ये समझ गए होंगे। लेकिन यहाँ इतना जान लेना है कि जो V5 है ये V5 में सिर्फ इतना अच्छा से जान लें कि जो V5 में प्रयोग करते हैं, V5 वो नाउन का किसी भी नाम सिंगुलर नंबर एक आदमी होना चाहिए, इसके साथ V5 यानी गोज प्रयोग करेंगे, V5 का प्रयोग करेंगे। या फिर थर्ड पर्सन जितना होगा ही सी के साथ गोज प्रयोग होगा, कोई व्यक्ति का नाम आएगा और ही और सी के साथ गोज प्रयोग होगा। तो ये समझ गए होंगे, यानी प्रयोग सीख गए आप लोग V1, V2 और V5 सीख गए हैं। अब हम लोग ये जानेंगे वर्ब में कि V3 और V4 का प्रयोग कैसे किया जाएगा। V3 और V4 का प्रयोग सीखेंगे। चलिए देखते हैं V3 और V4 का प्रयोग कैसे करना है। तो आप लोग जानते हैं कि वर्ब में एक होता है हेल्पिंग वर्ब, एक होता है वर्ब में हेल्पिंग वर्ब, शॉर्टकट में लिखे हैं HV, हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया। और सहायक क्रिया में क्या क्या होता है, इज होता है, वाज होता है, उसके बाद एम होता है, फिर आर होता है। इसमें कोई प्रेजेंट टेंस में है, कोई पास्ट टेंस में होगा। तो वाज पास्ट टेंस का है, ये हीज मतलब है प्रेजेंट टेंस का है, एम भी प्रेजेंट टेंस का है, आर भी प्रेजेंट टेंस का है। फिर आगे चलते हैं वेयर, वेयर हो गया, व्हील हो गया, साइल हो गया, फिर कैन हो गया, मे हो गया, डू हो गया, डीड हो गया, डज हो गया, उसके बाद हैज हो गया, हैव हो गया, जो मेन है हैज, हैव, फिर हैड। इसमें देखेंगे पास्ट टेंस में यह है
पास्ट टेंस में ये भी है। उसके बाद पास्ट टेंस सुनिए, डीड है, ये पास्ट टेंस में वाइक प्रयोग करते हैं। हैड का भी पास्ट टेंस में प्रयोग करते हैं। उसके बाद जितना बच गया इसमें फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट टेंस में। तो फ्यूचर टेंस में कौन है, जैसे देखिए ये फ्यूचर टेंस विल है और शैल है। तो ये विल और शैल का उपयोग अभी इतने शब्दों का, इतने हेल्पिंग वर्ब का उपयोग थोड़ा सा जान लें कि इसके साथ कौन वर्ब V1 और कौन किसके साथ V4, किसके साथ V3 क्या प्रयोग होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब के साथ हम लोग मेन वर्ब को जोड़ते हुए वाइक में प्रयोग करेंगे। जैसे मान लिया जाए कि हम प्रोनाउन वर्ड ले रहे हैं आई, तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करेंगे एम यदि, तो इसके साथ प्लस में यहाँ V4 आना ही होगा, मतलब ING वर्ब, ING वर्ब, मेन वर्ब, ING का जो मेन वर्ब है। यानी क्या हो जाएगा, आई एम। इसमें हम ये कह सकते हैं, मान लिया जाए कि आप ये डायरेक्ट थोड़ा रूल के साथ लिखें। सब्जेक्ट हो गया, मान लिया जाए ये सब्जेक्ट को बोलते हैं शॉर्टकट में, और यहाँ हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे, प्लस में V4 ले लेंगे। तो ये रूल के अनुसार चलेंगे। सब्जेक्ट में आई लेते हैं तो आई के साथ एम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। ऐसा नहीं कि आई के साथ हम यदि इज देंगे तो गलत हो जाएगा। आई इज नहीं होता, इसको अच्छी तरह समझ लें। आई एम, जैसे मान लीजिए कि गोइंग दे रहे हैं तो ये V4 है, तो यानी V4 का प्रयोग कहाँ करते हैं, ये जो एम है यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है। ये हो गया। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई नाम दे रहे हैं राम, तो सिंगुलर नंबर है और थर्ड पर्सन है, तो इसमें जो है इज का प्रयोग करेंगे। राम इज गोइंग कर दिए। अब इस गोइंग के अलावा दूसरा भी बहुत सारे मेन वर्ब है जिसका उपयोग किया जा सकता है। तो ये हो गया। अच्छा, अब इसमें और जानना है, मान लिया जाए कि यहाँ V4 का उपयोग हम लोग सीख गए। अब V3 का उपयोग जानेंगे। तो V3 में क्या है कि मान लीजिए कि सब्जेक्ट में आई लेंगे तो आई के साथ हैव लगाएंगे। यदि हैव लगाते हैं तो हैव के बाद V3 ही प्रयोग होगा। यानी इसका रूल सब्जेक्ट प्लस हैव रहता है, प्लस में V3 का प्रयोग, यानी V3 का प्रयोग हैव के बाद होता है। तो आई हैव, मान लीजिए कि गोन लिखेंगे तो आई हैव गोन हो गया। तो हैव का प्रयोग हम लोग आई के बाद करेंगे और गोन V3 जो है हैव के बाद करते हैं। ये एसर्टिव सेंटेंस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में जो स्वीकारात्मक वाक्य है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगले दिन बताएंगे। यहाँ जैसे ये हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के बाद लगता है। अब इसी तरह मान लीजिए कि ही रहेगा तो ही के साथ हैज का प्रयोग करेंगे और गोन होगा। तो ये हो गया सेंटेंस। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये कहलाता है। तो इस प्रकार मान लीजिए कि आप हम लोग यहाँ हैज हैव सीख गए हेल्पिंग वर्ब का, और बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब जैसे विल लगाना है मान लीजिए, तो विल का प्रयोग हम लोग उसके यू के बाद विल का प्रयोग करते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि V1 का प्रयोग हो जाता है, यानी यू विल गो। तो इसमें भी रूल आ जाएगा कि सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस में V1। तो इस रूल को भी जानेंगे जो टेंथ में पढ़े होंगे। तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अनुसार अलग से पढ़ेंगे तो जल्दी याद रहेगा। तो सब्जेक्ट प्लस विल या शैल V1, तो यू विल गो। अब थोड़ा सा दिक्कत क्या होता है कि कहाँ विल लगाएंगे, कहाँ शैल लगाएंगे। तो मुख्य रूप से आजकल जो है विल का ही ज्यादा प्रयोग होता है, शैल का बहुत कम प्रयोग होता है। क्योंकि विल लगा देंगे, जैसे कि फ्यूचर टेंस का वाक्य है, यदि लगाते हैं मान लीजिए कि विल, जैसे आई के साथ शैल लगाया जाता है विशेष करके। लेकिन यदि आई विल भी लगाते हैं, इसका मतलब है कि काम बहुत जरूरी है, करूंगा, अवश्य करूंगा। जैसे आई विल गो, मतलब V1 का प्रयोग हुआ विल के बाद, तो मैं जाऊंगा, अवश्य जाऊंगा, विल। और शैल लगाएंगे तो वो संभावना हो जाता है कि नहीं भी जाएंगे। तो इस प्रकार आई विल गो हो जाता है। तो आप लोग ये समझ गए होंगे। और जहां तक बात है कि कैन और मे का प्रयोग जो करेंगे, मान लीजिए कि विल की जगह पर कैन का प्रयोग करेंगे, तो कैन मतलब सकना के अर्थ में होता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब है। जैसे आई कैन गो बोलेंगे तो इसका मतलब है कि मैं जा सकता हूं, यानी कैन के बाद V1 का ही प्रयोग होता है, V1। ऐसा नहीं कि आई कैन गोज बोल देगा, तो आई कैन गोज नहीं होगा, आई कैन गो होगा। तो इसको समझेंगे कि कैन के साथ ओनली V1 का प्रयोग होता है। आप V1, V2, V3, V4, V5 अच्छी तरह समझ लेंगे। अगले दिन हम फिर और विस्तार से
इसी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम बात करेंगे और समझेंगे। तो तब तक के लिए आज का ये क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग बहुत समझ गए होंगे, नहीं तो फिर दोबारा वीडियो को देखते रहिए और आप समझते रहें। हमारा मतलब है कि आप सीख जाएं कि अंग्रेजी में सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। इस पर आप बार बार देखेंगे, समझेंगे तो अवश्य ही सीख जाएंगे। इतना ही मतलब ये बहुत आसान है ये सब जानना, लेकिन बहुत बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, थोड़ा सा ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण नहीं सीख पाते हैं। एक बार पढ़ते हैं स्कूल में, उसके बाद फिर घर में जाके नहीं पढ़ते हैं, छोड़ देते हैं। स्कूल में एक टॉपिक पढ़ा दिया, उसके बाद 3 महीना तक नहीं बताया, तब तक बच्चा 3 महीना तक नहीं सुना, नहीं रिवीजन किया और सब भूला जाता है, इसलिए वो फिर 0 हो जाता है। इसलिए बार बार आप इस जो है वीडियो देखते रहें या इसको पढ़ते रहें, समझते रहें, तो आपको पूरा जो है सदा के लिए याद हो जाएगा। तो चलिए ठीक है, कैसा लगा आप लोग को, समझ में आ गया होगा। थैंक यू। अगले दिन मिलेंगे फिर इसके बाद सब्जेक्ट एग्रीमेंट जो है टॉपिक लेकर के। थैंक यू।